नमस्कार। बीए प्रथम वर्ष के विद्यार्थियों, आज हम बात करेंगे कलाओं का वर्गीकरण। इससे पहले हमने कलाओं की परिभाषा के बारे में चर्चा की थी, तो उसी के बाद हम बात करेंगे कलाओं का वर्गीकरण। यानी इन बहुत सारी जो कलाएं हैं उनको कैसे कैसे वर्गीकृत किया जा सकता है या उनको कैसे कैसे श्रेणी विभाजन किया जा सकता है। तो इसमें कई विद्वानों के कई सारे मत हैं, आज हम उस पर चर्चा करेंगे। कलाओं की संख्या की भांति ही उनके वर्गीकरण को लेकर भी विद्वान एक मत नहीं है। कुछ विद्वानों का मानना है कि कलाओं का वर्गीकरण नहीं किया जा सकता, बल्कि उनका श्रेणी विभाजन किया जा सकता है। ऐसे ही क्रोचे ने कहा है कि कलाओं का श्रेणी विभाजन किया जा सकता है, उनका वर्गीकरण नहीं किया जा सकता, क्योंकि कोई भी कला एक दूसरे से पृथक नहीं हो सकती, उनका कहीं ना कहीं आपसी संबंध एक दूसरे से होता है। उपयोगिता और सौंदर्य के आधार पर कुछ विद्वानों ने इसके दो विभाजन किए हैं, यानी इसकी उपयोगिता और सुंदरता के आधार पर इसको दो भागों में बांटा गया है, उपयोगी कला और ललित कला। यानी ललित कला जो हो सौंदर्य बोध, हमारे मानसिक संतुष्टि प्रदान करती है, उसको ललित कला कहा गया। उपयोगी कला जो किसी न किसी माध्यम में भौतिक जीवन में उपयोग में आए, उसे उपयोगी कला कहा गया। जो महर्षि पाणिनि ने इन्हें चारु और कारु कला कहा गया। यानी जो ललित कला है उसको चारु और जो उपयोगी कला है उसको कारु, जो काम में आने वाली कला है उसको कारु कहा है। आधुनिक आज के युग में जो मॉडर्न आर्टिस्ट है वो इनको मेजर आर्ट और माइनर आर्ट के रूप में या नाम से जानते हैं। मेजर आर्ट ललित कला और माइनर आर्ट उपयोगी कला के लिए प्रयोग किए गए शब्द है। इसको और अच्छे से समझें तो जो ललित कला है उसमें सौंदर्य की अभिव्यक्ति को महत्व दिया है, सत्यम शिवम सुंदर की बात उसमें कही है। माइनर आर्ट यानी उपयोगी कला में उपयोगिता को सर्वोपरि माना है, यानी उसमें उसका उद्देश्य सिर्फ कोई ना कोई वस्तु जो ऐसी बनाई जाए वो काम आए सीधे, तो उपयोगी कला कहलाएगी। भरत मुनि ने नाट्य शास्त्र में कलाओं का वर्गीकरण दो रूप में किया है। उन्होंने मुख्य और गौण रूप इनको नाम दिया है। कुछ विद्वानों ने इसको इस हिसाब से विभाजित किया है, यानी ललित कलाओं और उपयोगी कलाओं में क्या असमानता है और क्या समानता है। तो सबसे पहले हम इनकी असमानताओं के बारे में बात करेंगे। पहला टॉपिक, आप ऐसे एक सारणी बना लें परीक्षा में भी, और उसमें पहले टॉपिक के आगे उसका क्या रहता है ऐसा कर लें। यानी ललित कलाओं का संबंध मनुष्य के सांस्कृतिक विकास, भावों की सौंदर्यात्मक अभिव्यक्ति से है। वहीं उपयोगी कलाओं का संबंध सभ्यता के कर्मिक विकास व लौकिक जीवन से है, यानी जो भौतिक जीवन है उससे उसका संबंध है। नंबर 2 पे आएगा ललित कलाओं। ललित कलाएं हमारी मानसिक आवश्यकताओं की पूर्ति करती है, यानी हमारे मन की इच्छाओं की पूर्ति करती है। वहीं उपयोगी कलाएं हमारी दैनिक जीवन की भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति करती है, यानी हमारे दैनिक जीवन में जो काम आते हैं उन चीज़ों का
उन उपयोगिता का जो भरण पोषण करती है वो उपयोगी कलाएं कहलाएगी। नंबर 3, ललित कलाएं मनुष्य के जीवन को आत्मिक आनंद व सुख प्रदान करती है, जबकि उपयोगी कलाएं मनुष्य के भौतिक जीवन के अभावों की पूर्ति करती है। नंबर 4, ललित कलाएं मनुष्य को ऐसी स्थिति से मिलाती है जिसे परम सत्य या परमानंद की स्थिति कहा जा सकता है। वहीं उपयोगी कलाओं का व्यवहार पूर्णतया व्यावसायिक है, वह केवल भौतिक जगत से संबंधित होती है। नंबर 5 पे हम बात करेंगे, ललित कलाएं आनंद की निधि है जो लोकोत्तर जीवन को संवारती है। उपयोगी कलाएं मनुष्य के भौतिक जीवन को सजाती है, संवारती है, वो जीवित रखती है। नंबर 6, ललित कलाएं कल्पना के सहयोग से रूप का सृजन करती है। सृजन ही इन कलाओं का सार है या मूल भाव है या मूल उद्देश्य है। वहीं उपयोगी कलाओं का मूल उद्देश्य उत्पादक व उपभोक्ता के मध्य सेतु का कार्य करना है। ये व्यावसायिक, उत्पादक एवं बिक्री से संबंधित है, यानी इसका बनाने का उद्देश्य व्यावसायिक और उसको बेचना होता है, यानी व्यवसायीकरण इसका मुख्य उद्देश्य रहता है। बनाने वाले का मुख्य उद्देश्य उसको बेचना रहता है। इन्हीं के साथ ये वैसे आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। इन्हीं के साथ इनमें कुछ असमानताएं भी है। कुछ एक असमानताओं के बारे में हम चर्चा करेंगे। दोनों ही कलाओं को सौंदर्य व कल्पना के तत्व समान रूप से प्रभावित करते हैं, यानी सुंदरता, कुछ विद्वानों का कहना है कि सुंदरता तो दोनों में होती है, तो ये उनकी समानताएं और कल्पना शक्ति दोनों में लगती है। वो घरेलू उपयोगी चीज़ें आप बनाइए या फाइन आर्ट बनाइए तो कल्पना का समावेश तो सब में है। नंबर 2 में इनमें जो समानता है, रुचि महत्वपूर्ण है, यानी बनाने के लिए फाइन आर्ट में भी और उपयोगी कला में भी, यानी ललित कला और उपयोगी कला दोनों में रुचि का होना अति आवश्यक है। तो रुचि दोनों में एक समान तत्व है। एक और जो मुख्य समानता है वो कला रूप का सृजन करती है और अरूप को रूप प्रदान करती है। अतः रूप निर्माण के सभी तत्व दोनों को समान रूप से प्रभावित करते हैं, यानी रूप उसमें भी होता है और इसमें भी होता है। रूप को प्रदर्शित करने का तरीका भले ही चेंज हो सकता है, मगर दोनों में रूप की प्रधानता होती है। फिर हम बात करें आगे, विशुद्ध कला सर्जन का रूपांतरण आज के युग की आवश्यकता है। कला के लिए का नारा आज अपनी प्रासंगिकता को खो चुका है। अब ललित कलाओं ने भी व्यावसायिक गुणों को अपनाना प्रारंभ कर दिया है। ये कुछ विद्वानों का ऐसा मत है कि आजकल उपयोगी और ललित कलाएं में अंतर ज़्यादा नहीं रह के कहीं ना कहीं दोनों का उद्देश्य व्यावसायिक गुण इन दोनों में आ गया है, तो ये समान रूप से देखी जा सकती है। थैंक यू।